Good afternoon, gentlemen, ladies. चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स का लेक्चर नंबर 5 आई थिंक 5 ना, हाँ 5 चालू हो गया। 5 या 6, 5 ही है। ये इस चैप्टर का आखिरी थियरी लेक्चर है भाई, इसके बाद थियरी नहीं है। ओके, तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक बार लास्ट टाइम का ब्रश अप कर लेते हैं। लास्ट टाइम क्या किया था? सबसे पहले हमने देखा था द फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। यू नो, इफ देयर आर टू वायर्स having currents IA and IB and they are separated by a distance D, then the force between them F is mu naught IA IB into L over 2 pi D. अगर दोनों वायर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव है। अगर म्यूचुअली ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं फोर्स इज रिपल्सिव। ऑल्सो यहां से हमको मिलता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ हम इसे कहते हैं छोटा f, which is force upon length। ये l को नीचे उतार दिया, so what are we going to get? mu naught IA IB by 2 pi d. And from here itself we saw the SI definition of 1 ampere current. How do we do that? We said, you know, हमने IA IB को 1 ampere रखा, D को भी 1 meter रखा, तो we found out कि F is 2 into 10 raised to minus 7 न्यूटन पर मीटर। और हमने ये कहा कि if the force per unit length between two wires carrying identical currents and separated by a distance of 1 meter in vacuum is 2 into 10 raised to minus 7 newton per meter, then the current through both wires is said to be 1 ampere each. तो ये था हमारा डेफिनेशन 1 ampere current का। एंड उसके बाद we went on and we saw torque। अगर तुम्हारा टॉर्क, तुम कोई, इफ यू हैव अ करंट कैरिंग कॉइल, यू नो, हैविंग एरिया A, n turns carrying current I placed in an external magnetic field B bar, then the torque, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन, tau bar is Nia bar cross B bar. This was the standard equation for torque, and इसका magnitude tau is Bina sin theta. Tau is Bina sin theta. Now this theta is a very important angle. Theta is the angle between the area vector and the magnetic field. Don't forget that. Theta is the angle between area vector A bar and magnetic field B bar. और इसी इक्वेशन से हमने इस निया बार को एक अलग चीज का नाम दिया। याद है क्या नाम दिया था? magnetic moment of the current carrying coil, and we called it m bar, छोटा m bar. M bar is Nia bar, and m bar का ऐसा यूनिट क्या था पीपल? एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट वाज एम्पियर मीटर स्क्वायर। और हमने इसके सबसीक्वेंट टॉपिक में ये भी देखा कि जो काम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट करता है P बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वही काम मैग्नेटिक मोमेंट M बार करता है मैग्नेटोस्टैटिक्स में। सो वी हैड एन इक्वेशन फॉर टॉर्क ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल, टाउ बार इज P बार क्रॉस E बार। इन मैग्नेटोस्टैटिक्स we would tend to have an equation, tau bar is M bar cross B bar। और हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स का थोड़ा सा कंपैरिजन किया था हमने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E होता है, मैग्नेटोस्टैटिक्स में B होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 1/ε0 होता है, यहाँ होता है μ0, यहाँ होता है P और यहाँ होता है M। तो ये कंपैरिजन एक बार फिर आने वाला है अगले चैप्टर में, सो कीप दिस इन माइंड। अब यहां से हम आज का कारवां शुरू करते हैं। एंड डायग्राम देख रहे हैं? हाँ, यस, ओके। होम स्वीट होम, ओम का है तो क्रिश है। ओम का है, अच्छा, ओके, कर दिया। ओके भाई, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर।
जो इक्वेशन हमने टॉर्क का देखा था यहां पे, उसी से काम शुरू किया जाएगा आज का, वही मेन होगा हमारा. नाउ सपोज, नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? वी टेंड टू कॉल इट एमसीजी. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम एमसीजी कहते हैं. आपने स्कूल में लेबोरेटरी में देखा होगा. इट्स अ डिवाइस that is used to measure and detect small currents. So let me first write down the definition. A device that can detect and measure small currents is called a galvanometer. Now कौन से आइडिया पे काम करता है सब बताऊंगा. सबसे पहले आप देखो, अब तक हमने जो भी लास्ट टाइम टॉर्क वगैरह देखा था, उसमें वी हैड रेक्टेंगुलर पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट. ये नॉर्थ था, ये साउथ था. एज अ रिजल्ट ऑफ विच मैग्नेटिक फील्ड which was always from north to south was in one direction only. But if you are looking at this diagram, then you can very well see that for the first time we have used cylindrical poles of the bar magnet. ये cylindrical poles है. So क्यों cylindrical poles क्यों यूज किए हमने? अच्छा, रेक्टेंगुलर पोल्स में आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में होता है, कोई अलग अलग दिशा में नहीं हो सकता, एक ही दिशा में होता है. ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर लुकिंग केयरफुली, तो ये रेड कलर के एरोस दिख रहे हैं आपको, रेड कलर के एरोस, ये मैग्नेटिक फील्ड वी बार है. सिलिंड्रिकल पोल्स की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा है वो इतनी सारी है. एज ए रिजल्ट, ये जो आपका ये कॉइल है प्लेस किया आपने बीच में, वो चाहे जैसा भी रोटेट करे, ऐसा 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 ऐसा, हमेशा कोई ना कोई कंपोनेंट परपेंडिकुलर में होगा मैग्नेटिक फील्ड का. तो बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट वी कैन एंश्योर दैट देयर इज ऑलवेज सम कंपोनेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, एंड एज ए रिजल्ट हमेशा ए बार और बी बार के बीच में एंगल होगा 90. सो यहां पे यूज करते हैं, वी यूज सिलिंड्रिकल पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट. एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई आर सिलिंड्रिकल पोल्स यूज? टू प्रोवाइड अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. रेडियल का मतलब है जो 90 डिग्री पे हो, जो परपेंडिकुलर पे हो. प्रोवाइड अ रेडियल magnetic field, that is here angle between area vector and magnetic field will always be 90. Now let me explain the construction. As you can see, I have two cylindrical poles of the bar magnet. बीच में एक coil लगाया हुआ है and उसके ऊपर turns wire बाउंड किए हैं वायर के. अब इसको सर्किट में लगाया जाता है and अच्छा मैंने भूल गया बताना, इसके साथ एक पॉइंटर लगा हुआ है जो स्केल पे डिपिक्ट करता है, स्केल पे हिलता है. When current flows through this wire, do you agree? टॉर्क आ जाएगा इसमें. Whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field, it experiences torque. तो टॉर्क आने से ये हिलेगा, और हिलेगा तो ये पॉइंटर भी हिलेगा. जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा ये पॉइंटर हिलेगा और उतना ज्यादा करंट तुमको दिखाई दिया जाएगा स्केल पे. यू कैन रीड द करंट ऑफ द स्केल. Now the problem is not कि हिलेगा और स्केल पे दिखेगा. The problem is जिस मोमेंट करंट कट हो गया, डू यू अग्री, टॉर्क जीरो हो गया. टॉर्क जीरो हो गया मतलब सपोज ऐसा घूम के ऐसा आया था, टॉर्क जीरो मतलब घूमना बंद. ये वापस कैसे आएगा? Isn't that the $1 million question? कि तुमने यहां था, इसको घुमा के टॉर्क ला के यहां तो ला दिया, बट नाउ जब करंट कट हो गया, हाउ आर यू गोइंग टू ब्रिंग दिस बैक टू द ओरिजिनल पोजिशन? For that, we use a spring. This is a spring. And जैसे ये टॉर्क इसमें आता है, स्प्रिंग स्ट्रेच होती है. स्ट्रेच मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने अब तक सीधी स्प्रिंग्स देखी थी. सपोज दिस वाज अ स्प्रिंग, यू यूज टू कंप्रेस इट. क्या होता था स्प्रिंग में, क्या डेवलप होता था? रिस्टोरिंग फोर्स. एंड जब छोड़ देते थे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग को कहां ले आता था? वापस इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन. उसी तरह
जैसे ही ये घूमेगा स्प्रिंग में टर्न होगा और एक रिस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। जैसे ही यहां पे करंट कट हुआ वो रिस्टोरिंग टॉर्क पॉइंटर को वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ले आएगा। सो ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाने का काम इस स्प्रिंग का है। स्प्रिंग का काम वही होता है, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लाना। नॉर्मल लीनियर स्प्रिंग्स में यू हैव रिस्टोरिंग फोर्स and in this particular springs you have restoring torque. All right, so first things first, the when current passes through the coil, the torque is given as, torque in the coil, isn't it Bina sine 90? Because of the radial magnetic field, Bina sine theta, theta became 90, so Bina sine 90, sine 90 is 1, so torque in the coil is Bina. Now due to this torque, the spring experiences restoring, some deformation, जिसको हम ट्विस्ट कहते हैं। यू डन दिस। आप औड़ा गार्डन में गए हो, वहां झूले होते हैं, अगर तुम झूले को ऐसे गोल 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 घुमाओ और फिर छोड़ दो तो क्या होगा? डू यू अग्री? एक नया ट्विस्ट पैदा हो जाएगा, एक नया रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो जाएगा जो झूले को उल्टी डायरेक्शन में घुमा के वापिस ओरिजिनल पोजीशन में ले आएगा। ऐसा ही कुछ काम ये स्प्रिंग कर रहा है, डिफॉर्मेशन ट्विस्ट, एंड दस द रिस्टोरिंग टॉर्क is given as tau restoring is K phi. Ladies and gentlemen, you have heard of restoring force which is Kx. ये restoring torque है which is K phi. Here phi is the deflection and K is the torsional constant of the spring. So here phi is deflection रेडियन में यूजुअली लिया जाता है, इन रेडियन, एंड K is the torsional constant of the spring. Now ऐसा यूनिट ऑफ torsional constant न्यूटन मीटर पर रेडियन। ओके, याद रखना, कभी कभी आ जाता है। अच्छा, इन इक्विलिब्रियम भाई जितना टॉर्क कॉइल में पैदा हुआ होगा उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो इन इक्विलिब्रियम टाउ रिस्टोरिंग इज सेम एज टाउ कॉइल, एंड एज अ रिजल्ट मैं यहाँ पे दोनों को इक्वेट करने वाला हूं। आई एम कमिंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ अ गैल्वानोमीटर, सो स्टे ट्यून्ड। सो बीना नहीं, के फाई is बीना और phi, ध्यान से देखिए, is band by K into I. One of the most lovely equations of the galvanometer is this. Now if you see, B is magnetic field which is constant, A area constant, number of turns constant, and K is constant. So as B, A, N and K are all constant, so isn't it but obvious that phi will be proportional to I. This equation 4 shows that जितना ज्यादा करंट आपके ये कॉइल में पास होता है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन वो देगा। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा टॉर्क उतना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क, जितना ज्यादा रिस्टोरिंग टॉर्क उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। सिंपल। सो deflection of the pointer is proportional to the current passing through the coil. So here your galvanometer idea ends up. So one of the most important equations for a galvanometer is this: phi, K phi is Bina, or phi is band by K into I. This was the idea for a galvanometer. Now somebody will tend to ask me, sir, हमने जो Wheatstone bridge में चैप्टर 3 में जो गैल्वानोमीटर लिया था वो यही था, सेम था?
नहीं, वो थोड़ा अलग था। अगर आपने ध्यान दिया हो, वो गैल्वेनोमीटर में कॉइल पॉइंटर बीच में था और पॉइंटर इधर भी जा सकता था, इधर भी जा सकता था। तुम जैसा मैन्युफैक्चर करोगे, लॉजिक वही रहेगा, प्रिंसिपल वही रहेगा, बस तुम किस तरफ से करंट लेके जा रहे हो, इस तरफ का टॉर्क होगा या इस तरफ का टॉर्क होगा, वो करंट के ऊपर डिसाइड होगा। करंट अगर ए से बी जा रहा है तो इस तरफ होगा, और करंट अगर बी से ए जा रहा है तो इस तरफ का होगा। दैट इज हाउ द एंटायर थिंग विल रोल। बट ये गैल्वेनोमीटर जो है, दैट इज द मोस्ट बेसिक आइडिया। इस आइडिया से हम दो चीजें बना सकते हैं। इफ यू वांट टू यूज अ गैल्वेनोमीटर टू मेजर करंट, it will be called an ammeter. And if you want to use a galvanometer to measure potential difference, voltage, then it will be called a voltmeter. मैं दोनों चीज आपको यहां पे दिखा रहा हूं, just stay with me. Idea is the same, बस दोनों का काम अलग अलग, अलग अलग तरीके से तुम जिस तरह लगाओ उस तरीके से वो चीज फंक्शन करेगी। तो the first thing I'm going to show you is the use of galvanometer as an ammeter. Okay, now in order to do that, मैं एक छोटा सा सर्किट लेता हूं, आसान काम हो जाएगा, सर्किट से इजी हो जाए। सपोज 10 वोल्ट की बैटरी है एंड ये दो रेजिस्टर है, लेट अस से 10 ohm 10, alright, and you can see current I flows through this circuit. Can anyone tell me what will be the value of current here? Isn't it V over R total? You've seen this type of small circuit many times. Simple circuit 10, 10, 20. So current is how much? 0.5. इस करंट को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को यूज करेंगे इन सीरीज। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि एन एमीटर, फर्स्ट पॉइंट, एन एमीटर इज यूज्ड to measure current in a circuit. भाई CKT मतलब सर्किट, आप लोग कुछ और मत सोच बैठना। अच्छा, सेकंड, अब करंट मेजर करने के लिए एमीटर को कैसे लगाना चाहिए? एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। लेट मी शो यू हाउ। सो ये जो करंट मेजर हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए अपने को एमीटर को इसके साथ, ये रहा तुम्हारा गैल्वेनोमीटर, इसके साथ लगाना पड़ेगा ताकि करंट उसके थ्रू जाए और हम उसको मेजर कर सके। बट आपने देखा मैंने गैल्वेनोमीटर सीरीज में लगाया है, पर इस गैल्वेनोमीटर का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना? इस गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेट अस से Rg 20 ओम, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। कैन यू सी, गैल्वेनोमीटर इस तरह लगा देने से ये रेजिस्टेंस Rg ये 10 ओम और 10 ओम के साथ ऐड हो गया। सो आफ्टर कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर, आफ्टर कनेक्टिंग गैल्वेनोमीटर, टोटल रेजिस्टेंस कितनी भाई? Isn't it 10 plus 10 plus Rg? ये 10 है, ये 10 है और ये आ गया Rg। मान न मान मैं तेरा मेहमान आ ही गया है वो, तो 10 10 और 20 कितना हो गया? 40। और इस रेजिस्टेंस ने इस फ्लो होते हुए करंट की वैल्यू भी चेंज कर दी। सो न्यू करंट I dash is V by R dash, which is 10 by 40। Oh shit man, हम 0.5 एम्पियर मेजर करने गए थे। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं इसको। करंट I V by R total, which is 10 by 10 plus 10, which is 0.5 एम्पियर। इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, इसको थोड़ा दबा देते हैं एडिटिंग करना पड़ता है, बगैर एडिटिंग के तो संसार ना चले, सर्किट कैसे चलेगा? ये इसका Rg कितना है? 20 ओम। तो ये तुमने गैल्वेनोमीटर को बीच में डाला और उसने करंट का वैल्यू हिला डाला। ओ शिट, तुम 0.5 मेजर करना चाह रहे थे,
पर इस गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से तो करंट ही चेंज कर दिया 0.25, मतलब जो मेजर हुआ वो तो गलत हो गया। तो अब क्या किया जाए? अच्छा, पहली बात, अगर तुमको ये 0.5 ही रखना था तो आइडियली आरजी कितना होना चाहिए था ताकि वो इंटरफियर ना करे इसके साथ? डोंट यू थिंक इट शुड हैव बीन 0? बराबर। सो माय थर्ड पॉइंट हियर इज दैट द आइडियल रेजिस्टेंस of an ammeter should be 0। पर क्या है, ये तो आइडियल रेजिस्टेंस है, दुनिया में कुछ भी आइडियल थोड़ी होता है, कुछ नहीं होता। तो इन शॉर्ट ये रेजिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, और कम से कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट 0। So what do we do? So we connect a low value resistor in parallel with the galvanometer, which is called shunt। क्या नाम है? चंट नहीं, संट, बराबर, RS। तो इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में मैं एक लो वैल्यू रेजिस्टर लगा दूंगा जो इसकी वैल्यू एकदम कम कर देगा। उस चीज को हम नाम देते हैं शंट। एंड इक्वेशन फॉर शंट रेजिस्टेंस, वैसे इक्वेशन टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है। RS is RGIG ओवर I माइनस IG। मैं इसको यूज करके भी बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे RG तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, IG is the maximum current that can pass through the galvanometer। Remember, galvanometer is a very sensitive device। तुम थोड़ा भी ज्यादा करंट डालोगे ना तो टोंग ऐसा हो जाएगा, और तुम चाहे लाख मनाओगे, आजा बेटा ऑफिस, अरे आ जाए यार, गलती हो गई हमारे साथ, नहीं आएगा, टोंग हो गया ना, एक बार मूड छटक गया तो छटक गया, स्प्रिंग छटक जाएगी उसकी। तो गैल्वेनोमीटर वापस उसमें भेजना पड़ता है अपने को। कहाँ भेजना पड़ता है? कंपनी वालों के पास। तो बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस होती है। कुछ लेवल का ही करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास हो सकता है, उस करंट को हम कहते हैं IG। सो मैं यहां लिख देता हूं, IG is the maximum current that can pass through the gal। Here IG is the maximum current that can pass through the galvanometer, and I is the current जो हम मेजर करना चाहते हैं, current that is to be measured। Alright, so this is the idea। For example, चलो मैं एग्जांपल दे ही देता हूं साथ में। अगर मैं इस RG, सपोज ये गैल्वेनोमीटर है, ये उसका रेजिस्टेंस है RG, और उसके साथ मैं ब्लू कलर का शंट लगा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, आपको शंट दिखाई तो दे रहा है? लेट अस से शंट लगाया मैंने 0.5 ओम, बराबर। RG कितना था? 20 ओम। कैन समवन, ये सब कुछ वो डब्बे के अंदर ही होता है, डब्बे के बाहर तो कुछ नहीं होता, अपने को पता भी नहीं चलता कि कुछ लगा है। कैन एनीवन फाइंड आउट कि इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू कितना आ रहा है? 20 into 0.5, 20 into 0.5 over 20.5, तो 20 into 0.5 is what? 10। तो 10 by 20.5, how much is that? 0.5, 0.48 something, 0.48। तो अब रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0.48। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना? 10 प्लस 10 प्लस 0.48 कितना हुआ? 20.48। अब करंट फाइंड आउट करो तो कितना हो रहा है? V by R टोटल 10 over 20.48, 0.49 समथिंग, 0.48। तुम्हारा ओरिजिनल करंट याद करो कितना था? 0.5। एकदम नजदीक आ गया तुम्हारा आंसर। तो मैं एक लो वैल्यू रेजिस्टर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाऊंगा जिसको नाम दिया जाएगा शंट।
और शंट रेजिस्टेंस RS की इक्वेशन है RG over I minus IGR. RG is the value of the galvanometer resistance. IG is the maximum current that can pass through the gal. I is the current that is to be measured. तो ये हो गया आपका एमीटर. एंड एक इक्वेशन मैं आपको देना चाहता हूं, इसको कहते हैं करंट सेंसिटिविटी. करंट सेंसिटिविटी ऑफ द एमीटर. टॉपिक तो नहीं है बट एक इक्वेशन है. करंट सेंसिटिविटी. भाई करंट सेंसिटिविटी. अच्छा, डू यू नो ऑफ एन इक्वेशन कॉल्ड K phi is B naught. बराबर, स्टैंडर्ड इक्वेशन K phi is B naught. करंट सेंसिटिविटी इज phi by I. तो phi इधर ही है, मैंने यहां से I को नीचे ले लिया और K को ये साइड ले लिया. क्या बन जाएगा वो? बैंड बाय K. सो करंट सेंसिटिविटी CS बोलते हैं इसको, नॉट कंपनी सेक्रेटरी. Current sensitivity is phi by I. Deflection per unit current is band by K. So to increase here, phi by I is the deflection of the pointer per unit current. And to increase current sensitivity, क्या करना चाहिए भाई? ना तुम एरिया चेंज कर पाओगे, ना बी चेंज कर पाओगे, ना स्प्रिंग का टॉर्जनल कांस्टेंट चेंज कर पाओगे. तुम n नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर सकते हो. वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. n ऑफ द कॉइल. तो अगर तुम करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करना चाहते हो तो यू कैन डू दैट बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल. दिस वॉज एमीटर. अब ये करंट मेजरिंग डिवाइस हुई. अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहूंगा एंड आई विल कॉल दैट अ वोल्ट मीटर. आई विल कीप माई सर्किट सेम, तो अच्छा रहेगा. तो सर्किट नहीं क्या बना है हर बार, तो अच्छी सर्किट है, काम आ रही है. तो सबसे पहले नामकरण कर देते हैं. इसका नाम है वोल्ट मीटर. ओके, तो एज यू कैन सी वही अपना सेम ओल्ड. सपोज मैं इसको पॉइंट ए देता हूं नाम और इसको पॉइंट बी देता हूं नाम. अच्छा, करंट, ये स्टैंडर्ड सर्किट है. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी. यू विल से सर इजी, V इज इक्वल टू आई आर. लगा डालो ना. ओके, R तो है 10 ओम. I फाइंड आउट करो और फिर लगा देंगे. तो सबसे पहले करंट I, मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. 10/20 मैं फिर भी लिखता हूं 0.5 एम्पियर. सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, VAB, isn't it I into RAB. करंट कितना है? 0.5 और ये कितना है? 10. तो कितना हुआ भाई? ये 5 वोल्ट अग्रीएबल. ये 5 वोल्ट मेजर करने के लिए, ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मुझे यूज करना है वोल्ट मीटर. तो माय फर्स्ट पॉइंट, जैसे मेरा एमीटर का फर्स्ट पॉइंट था कि a device that measures current in the circuit is called an ammeter. So here a device that measures potential difference or voltage PD between any 2 points is a voltmeter. And याद रहे, ammeter was always connected in series with the circuit, जबकि voltmeter will always be connected in parallel between any 2 points. A voltmeter is always connected in parallel between 2 points. Okay sir, I am ready. Okay, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें.
ये तुम्हारा गैल्वानोमीटर और 2 पॉइंट्स के बीच में लगा दिया आपने, पर जैसा लास्ट टाइम लफड़ा हुआ तो वैसा ही। डू यू एग्री? इसका भी कोई रेजिस्टेंस होगा। सपोज आरजी 20 ओम था, तो 20 ओम अब इस 10 ओम के पैरेलल में आ गया। सिचुएशन हो गई ना। नाउ resistance of the galvanometer Rg is in parallel with 10 ohm. Oh my god. तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल का रेजिस्टेंस कितना होगा? R dash is 10 into 20 over 10 plus 20. That's 200 by 30 or 20 by 3, and which is now in series with 10 ohm. So our total, I am taking up everything and showing you कि किस तरह ये अफेक्ट करता है. So 20 plus 30 by 3, that is 50 by 3 and 16.66 शायद आ जाएगा, है ना? And 16.6 हो जाने से अब नया करंट I dash is V by R total, which is 10 by 16.6. Anyone telling me how much is this going to be? 0.6. 0.6 करीबन. पहले कितना था? 0.5. हो गया करंट चेंज 0.6, और अब A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VAB is I dash into R dash. Oh my god. तो 0.6 into 20 by 3. How much is that going to be? 4. तुम भी है ना 4 बोलने में. ओ माय गॉड. पहले कितना था? 5. अब कितना हो गया? 4. हो गया डांडी गुल तुम्हारा. तुमने जिस डिवाइस को ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए रखा, उसी डिवाइस ने आपका पोटेंशियल डिफरेंस ही चेंज कर दिया. तो ये तो लफड़े वाली बात हो गई. अच्छा, आइडियली ये कितना होना चाहिए था ताकि 10 के साथ पैरेलल में आके भी आंसर 10 ही रहे? डू यू एग्री इट शुड हैव बीन आइडियली इनफाइनाइट? अगर Rg इनफाइनाइट होता तो 10 इन पैरेलल विद इंफिनिटी कितना रहता? 10 ही रहता ना. सो आइडियल, जैसे एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए था? 0. उसी तरह आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्टमीटर शुड बी इनफाइनाइट. सो नंबर 3 पॉइंट है मेरा, आइडियल रेजिस्टेंस of a volt is infinite. पर इनफाइनाइट तो कहां से लाएंगे सर? दुनिया में कुछ भी इनफाइनाइट होता है? नहीं होता. तो क्या कर सकते हम? हाँ, हमें काम कर सकते हैं, इसके साथ सीरीज में एक बहुत बड़ा रेजिस्टर लगा दे तो इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल 20 के साथ मैंने 10,000 ओम लगा दिया. चलो बराबर 10,000 हो गया बड़ा. सो इन रियल लाइफ, in reality, so practically it is not infinite. तो हम क्या कर सकते हैं? So we connect, एमीटर को कंपेयर करूं, एमीटर में हमको रेजिस्टेंस घटानी थी तो हमने लो वैल्यू रेजिस्टर पैरेलल में लगाया था. यहां पे हमको रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो हम हाई वैल्यू रेजिस्टर सीरीज में लगाएंगे and we shall call it series resistance. So ideally, so we connect a high value resistance in series with the galvanometer, which is called series resistance. कुछ जैसा वो शंट था ऐसा ये बंट या ऐसा कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं मिला बाकी. हाँ, आपने एक बात नोटिस करी, शंट का इक्वेशन था RS, मतलब सिंबल था RS, पर R छोटा था. इसका भी सिंबल है RS, बस R बड़ा है. बस कुछ, हाँ वैसे इक्वेशन में भी काफी फर्क है. सो हाई वैल्यू रेजिस्टर इन सीरीज विच इज कॉल्ड सीरीज रेजिस्टेंस. सो इक्वेशन फॉर सीरीज रेजिस्टेंस, RS
is V by Ig minus Rg. Rs is V by Ig minus Rg. तो ये हो गया आपका सीरीज रेजिस्टेंस का. अब Rg तो पता ही है आपको, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर. Ig maximum current that is to be passed through the gal. V is the potential difference that is to be measured. So V is the potential difference that is to be measured. So I was giving you this example. For example, let us say Rg के साथ मैं ये 20 ओम के साथ 10,000 ओम लगा दूं. So ये हो गया आपका Rg और उसके साथ ब्लू में दिखाते हैं, ये है Rs, सीरीज रेजिस्टेंस. तो मैंने डब्बे के अंदर ही सब कुछ लगाया, डब्बे के बाहर कुछ भी नहीं. डब्बे के बाहर तो आपको अंदाजा भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है करके. सो अच्छा, अगर आप लोग कैलकुलेट कर ही रहे हो तो एक काम करो, तो मैंने 20 ओम के साथ 10,000 ओम लगा दिया है सीरीज में. तो टोटल कितना हो गया 10,020. एंड 10,020 और 10 ओम पैरेलल में फाइंड आउट करो कितना हुआ. 10 इंटू फॉर एग्जाम्पल Rg इज 20 ओम एंड Rs चलो 9,980 लेते हैं. तो R डैश इज दिस प्लस दिस विच इज 10,000. एंड 10,000 और 10 ओम पैरेलल में कितना होता है 10,000 इंटू 10 ओवर 10,000 प्लस 10. हाउ मच? आई थिंक 9.8 या 9.9 होता होगा. आर यू ऑल एक्चुअली इवन देयर? 9.99. सो कोई शक है? 9.99 10 और 9.99 19.99. करंट कोई चेंज नहीं होगा, ना ए बी के बीच का रेजिस्टेंस चेंज होगा. वी आर ऑल वेरी वेरी हैप्पी. तो ये हो गया आपका वोल्ट मीटर. और जैसे करंट सेंसिटिविटी आपने देखा था उसी तरह वोल्टेज सेंसिटिविटी बताना चाहूंगा. सो वोल्टेज सेंसिटिविटी Vs. भाई आपने करंट सेंसिटिविटी देखा ना, 5 by I is band by K. तो वी नो, सिर्फ ये जानकारी के लिए, 5 by I is band by K. Now voltage sensitivity is 5 by V. जैसे 5 by I was current sensitivity, तो 5 by V is voltage sensitivity. Now V is what? Isn't it IR? V की जगह मैंने लगा दिया IR. And I seem to have 5 by I with me already. So voltage sensitivity, final equation, which is 5 by V, is band by KR. By no offense to anyone. 5 by I was band by K and 5 by V, voltage sensitivity, is band by KR. यहाँ आपका चैप्टर जो है वो खत्म होता है. वैसे टेक्स्ट बुक में इतना सारा एक्सप्लेन नहीं किया कि ये क्या किया है क्या नहीं किया है, डजंट मेक एनी डिफरेंस. मैं इसी मोमेंट पे करने जा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर्स. ये एडिशनल के दो आखिरी न्यूमेरिकल है 27 28. पहुंचा कोई वहां पे? Anyone reach there? Yes. All right. Yes, sir. We would love Yes, someone to give us number 27 and number 28. Is there anyone? Who was it supposed to be anyway? .27 please. क्या डेटा है? It says a galvanometer coil has a resistance of 12 ohm. तो ये जो Rg है ये galvanometer का resistance है, that is 12 ohm, and the meter shows full scale deflection for 3 milliampere current. This is the maximum current that can pass through the gal. How will you convert the meter into a voltmeter of range 0 to 18 volt?
मतलब मुझे कितना मैक्सिमम वोल्टेज मेजर करना है, 18 वोल्ट। भाई वोल्ट मीटर बनाने के लिए आपको सीरीज रेजिस्टेंस लगेगा ना। सो ये लोग यही जानना चाहते हैं कि सीरीज रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इक्वेशन फॉर सीरीज रेजिस्टेंस, I think equation is well known. RS is V by IG minus RG. V कितना है 18, IG 3 milli minus RG is 12. Now 18 by 3 is 6 and this 10 raised to 3 goes up. So this is 6000 minus 12. No big game. 5988 ohm. Isn't that true? Might as well check. Yes, sir. 5988 ohm. So net resistance of the galvanometer of voltmeter, आपको याद रहना चाहिए कि ये RS जो है वो सीरीज रेजिस्टेंस है। सो RG डैश is RG plus RS. Sometimes they also ask what is the net resistance. तो नेट रेजिस्टेंस मांगने के लिए ये RG कितना है 12 plus 5988 which is a good 6000 ohm. This was number 27. Anyone giving me number 28? यहाँ तो खुद ही लेना पड़ता है, देता कोई नहीं है, होता सबके पास है, देता कोई नहीं। Galvanometer coil has resistance 15 ohm and meter shows full scale deflection for 4 milliampere. 15 ohm and IG maximum current that can pass through the gal is 4 milliamp. What else? How will you convert it into an ammeter of range 0 to 6 amp? So the current that is to be measured is 6 amp. क्या करें? एमीटर बनाने के लिए शंट लगाना पड़ता था ना, शंट रेजिस्टेंस। सो वी हैव टू कनेक्ट शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल with the gal. And what is the equation for shunt? Chota RS is RGIG over I minus IG. I think we are all set. RG कितना है 15, IG 4 milli over I 6 minus 4 milli. मैं इस जगह 4 मिली को 0.004 लिखूंगा क्योंकि माइनस करने का ना, ये तो मल्टीप्लाई करने का। सो दिस इज 60 into 10 raised to minus 3 over. Anyone doing this? 600. क्या बोल रहे? मतलब तूने करीबन 6 ले लिया, ऐसा क्या? अरे कुछ कुछ तो बोल। which is करीबन 10 raised to minus 2. So RS is 0.01 ohm, करीबन। So इतना तुम पैरेलल में लगाओगे। अच्छा, इसको पैरेलल में लगाने के बाद what is the new resistance of the ammeter, net resistance? So net resistance of ammeter, भाई तुमने पैरेलल में लगाया है ना, तो RG into RS over RG plus RS। तो वैसे पूछा नहीं है, मैं जस्ट चल रहा था, जा रहा था यहां से, तो मैंने सोचा फाइंड कर ही लेते हैं। 15 into 0.01। Anybody doing this for me? करीबन ही कर लो। 0.00999. करीबन में इसको 15.1 को 53 ले लेता हूं, है ना? हाँ सर। तो हो गया ना करीबन 0.01, क्योंकि 15 देखो और 0.01 देखो बहुत फर्क है, तो करीबन 0.01 ही हो जाएगा। मैं करने जा रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर आखिरी वाला 12 आई गेस, नहीं 13, नाम है 13। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और रह गई जो मैं बताना चाहूंगा, मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में।
ओके 13 करने जा रहा हूं, आप लोग हैं 13 में मेरे साथ? कि सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। नाम है तेरा, तेरा नाम है तेरा, इलस्ट्रेशन तेरा। ओके क्या कहता है इलस्ट्रेशन तेरा? अच्छा डायग्राम बताया हुआ है, करंट इज टू बी मेजर्ड। अच्छा 3 ओम का रेजिस्टर है, 3 वोल्ट का करंट है, 3 ओम का रेजिस्टेंस हैगा एंड 3 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे लगाया उसने एमीटर। ओके अब सीन सपाटा क्या है? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द करंट इफ द एमीटर शोन इज अ गैल्वेनोमीटर विद रेजिस्टेंस 60 ओम? तो पहला केस ए, RG is 60 ohm. How much is the current बाबूजी? भाई सबसे पहली बात, अब ये इसका भी RG है, तो अगर करंट फाइंड करना है तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी होगी। टोटल रेजिस्टेंस इज RG प्लस 3, सो टोटल रेजिस्टेंस R total is RG plus 3, which is 60 plus 3, 63 ohm. So current I, isn't it V by R total? Current voltage कितना है? 3 by 63, that is 1 by 21. How much is that supposed to be? 1 by 21, 0.047. Is that 0.048 बोला है उन्होंने, so 0.048 ampere. Second, let's hold on here. Second is galvanometer described in A, but converted in ammeter by shunt resistance RS is 0.2 ohm. अच्छा shunt लगाया है RS is 0.2 या 0.02? 0.02 हाँ, तो नया करंट कितना होगा? ओके सबसे पहले याद है हमने यही किया, नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर is RG dash is RG into RS over RG plus RS. RG कितना था? 60. 60 into 0.02 over 60 plus 0.02. आप अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। 60 into 2 is 120. 120 into 10 is minus 2 is 1.2. 1.2 by 60. 0.0199. करीबन करीबन भाई, करीबन 0.02 करीबन। सो टोटल रेजिस्टेंस इस केस में R टोटल इज RG डैश प्लस 3 प्लस 0.02 इज 3.02 एंड करंट I डैश नाम देते हैं, V by R टोटल, V कितना है? 3 डिवाइड बाय 3.02. इज देयर सम वन? 0.99. Okay, and the third final case क्या है? आइडियल एमीटर विद जीरो रेजिस्टेंस. ओके आइडियल एमीटर है भाई, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0. तो 0 यहां पे लगाऊं मैं तो मेरा नया टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? सो टोटल रेजिस्टेंस R टोटल, भाई RG तो 0 है, 0 प्लस 3. प्लीज डोंट गिव मी एन आंसर. सो करंट I V by R टोटल, आपको I डबल डैश कहना है तो भी कोई दिक्कत नहीं. सो 3 by 3 which is 1 ampere. Can you see this? So जब तुमने 60 ओम का लगाया था करंट कितना हो गया? 0.048. उसके बाद आपने शंट लगाया, करंट कितना हो गया? 0.99. और अगर आइडियल एमीटर होता तो आइडियल करंट कितना होता? 1 एम्प. तो आपने देखा शंट लगा के आपने काफी अच्छी तरह करंट मेजर कर लिया, बनिस्बत इसके कि आप 60 ओम का लगाते तो आपकी तो पुंगी बच गई होती. ऑलराइट ओके, सो जस्ट इसको देख लो.
ओके, हमारा लास्ट टॉपिक बाकी है, विच इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड लीनियर मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर नहीं बाबा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ओके, तो सबसे पहले ये इतना बड़ा टाइटल देख के आप हैरान मत हो जाना क्या है क्या नहीं करके, कुछ नहीं है, नॉर्मल स्टफ है। अच्छा, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेट अस से ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स है, तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस? प्लस Ze, एंड दिस इज एन इलेक्ट्रॉन जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r में मोशन कर रहा है विद स्पीड v। तो बेसिक आइडिया क्लियर है। सो कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन moving in a circular orbit of radius r with speed v। हमने शायद एक आध बार जब करंट इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है किसी ऑर्बिट में तो व्हाट इज द करंट कंस्टिट्यूटेड? करंट कंस्टिट्यूटेड is, you know, everybody knows I is Q by T and Q is N E, N कितना है 1, तो this is E by T। now जब वो एक पूरा ऑर्बिट खत्म करेगा तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो कितना पूरा सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा? 2 पाई r इज v इनटू t। तो मैं t की जगह कैन आई राइट इट एज 2 पाई r by v। so let's put 2 in 1, so what do we get? I, we have already known this equation from long back, ev by 2 pi r। okay, so I is ev by 2 pi r। now ये इलेक्ट्रॉन घूम घूम के करंट कंस्टिट्यूट कर रहा है, तो isn't this like a current carrying ring and current carrying coil हो तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? मैग्नेटिक मोमेंट of this current carrying coil, carrying electron is, everybody knows, you know, m is nia, तो भी उन्होंने इस बार m नहीं यूज किया, म्यू यूज किया, m का ही भाई है वो, तो n ये पर नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 ही है, तो 1 into ev by 2 pi r, and what is the area of this? Isn't it pi r square? तो पाई पाई डिश डिश आर आर डिश डिश, सो क्या बच जाएगा? म्यू इज EVR by 2। if I were to rewrite this expression, how were I to rewrite this expression? मैं ऊपर नीचे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय me, me इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आप m भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो E into MEVR over 2 ME, कैन यू सी दिस? मैंने ME मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, बाकी इक्वेशन था EVR by 2। अच्छा, MEVR अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा याद है, isn't it L angular momentum? so mu is E by 2me into L। wow, this is lovely। ये मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, L है एंगुलर मोमेंटम, एंड E by 2me is a constant, तो E by 2me is a constant which is called gyromagnetic ratio, and इसकी वैल्यू है 8.8 into 10 raised to 10 coulomb per kg। you know E की वैल्यू 1.6 into 10 raised to minus 19, mass of the electron Me is 9.1 into 10 raised to minus 31, लगा डाला और ये आंसर झिंगा डाला। अच्छा, ये स्केलर फॉर्म है, याद रखें म्यू भी वेक्टर है, एल बार भी वेक्टर है, तो इन वेक्टर फॉर्म क्या वैल्यू होगी, क्या इक्वेशन होगा ये? लेट अस जस्ट हैव अ लुक। सो
in vector form, बताऊं आपको, म्यू बार इज ई बाई 2 me तो कांस्टेंट है ही, इनटू एल बार, पर यहां आ जाएगा माइनस। ओ माय गॉड सर, ये माइनस किस वजह से? क्योंकि पहली बात, वो इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा था ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, तो एंगुलर मोमेंटम बाहर आपकी तरफ आ रहा है। इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा था तो कन्वेंशनल करंट कैसा जा रहा होगा? ऐसा। तो मैग्नेटिक मोमेंट किस तरफ है? अंदर की तरफ। सो नेगेटिव साइन एज डायरेक्शंस ऑफ म्यू बार and L bar are opposite to each other. L bar coming outside, mu bar going inside. आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, लिख देता हूं, mu bar going inwards while L bar coming outwards. एल बार जो है एंगुलर मोमेंटम वो वेलोसिटी के डायरेक्शन से अपना डायरेक्शन लेता है, म्यू बार जो है वो करंट की डायरेक्शन से लेता है। एंड तुमको याद है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट जा रहा होगा। सो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसा, कन्वेंशनल करंट जा रहा है ऐसा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर अंदर की तरफ, एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर बाहर की तरफ। तो दिस वाज द रिलेशन of angular momentum and magnetic moment. And I think मुझे इन्होंने बताया है आपको कि नील्स बोर का ये आइडिया था, आई थिंक उनकी बात हुई है, यस नील बोर का आइडिया हुआ था। सो सबसे पहला, नाउ यू डोंट नो दिस बट यू आर गोइंग टू स्टडी दिस इन चैप्टर 13 आई गेस, नो 12, एटम्स में आप स्टडी करोगे, सो लिटिल आउट ऑफ कोर्स, बट बोर्स hypothesis was that he said angular momentum L is nh by 2 pi. Here h is Planck's constant and n is an integral constant, integer 1 2 3 4. So angular momentum was quantized. अच्छा, तो इस L को जब मैं इस इक्वेशन में लगाऊं, वेक्टर तो छोड़ दो, जब मैं यहां लगा देता हूं, सो लेट मी पुट 7 in equation number 5, what am I going to get? Mu is E by 2me the whole into nh by 2 pi. So what do you get people? मुझे इसको उड़ाना पड़ेगा, थोड़ी जगह चाहिए अपने। So mu is equal to नीचे 2 2s are 4 pi, so E nh by 4 pi है ना, पर और कुछ कटेगा क्या? नहीं, यही तो बराबर है, कुछ और वैल्यू E by 4 pi me into h, E nh by 4 pi into me। अच्छा, मिनिमम वैल्यू of n is 1, n की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1। सो म्यू मिनिमम, n को 1 लगा दिया तो E by 4 pi me into h, मैं E की वैल्यू लगाऊं 1.6 into 10 to minus 19, h की वैल्यू लगाऊं 6.626 into 10 to minus 34, you already know it, and mass of the electron की वैल्यू लगाऊं 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, तो मुझे मिलेगा 9.27 into 10 raised to minus 4, and mu का ऐसा यूनिट आपको याद है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो 9.27 into 10 raised to minus 24, you know this value of mu is called Bohr magneton. The minimum magnetic moment of an electron in orbit is given as 9.27 into 10 raised to minus 24 ampere meter square. This is called Bohr magneton. तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। I want to do numerical number 10. Last two numericals I am going to do
One is 10, the other is 14, I guess. Let's go to 10. Numerical number 10. So what does numerical number 10 state? It gives you, there are 2 meters, moving coil meters. एक पहले का रेजिस्टेंस है 10 ओम, नंबर ऑफ टर्न्स है 30, फिर एरिया है 3.6 into 10 raised to minus 3 meter square, and B1 is 0.25 टेस्ला. बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया मैं. R2 मुझे सब कुछ एक ही उसमें डालना था. N2 is 42, फिर A2 1.8 into 10 raised to minus 3 meter square, and B2 is 0.5. Now, spring constants are identical. Determine the ratio of current sensitivity and voltage sensitivity. Okay. I think everybody out here knows the equation for current sensitivity. So, सबसे पहला current sensitivity. You know, current sensitivity CS, isn't it phi by I, which is band by K? So current sensitivity 1 over current sensitivity 2, isn't it band by K of 1 upon band by K of 2? भाई K1 और K2 दोनों सेम ही है, तो B1 A1 N1 over B2 A2 N2. K तो कट गया क्योंकि वो दोनों के लिए सेम ही था. B1 0.25 by 0.5, A1 3.6 into 10 raised to minus 3 over 1.8 into 10 raised to minus 3, and N1 is 30 over 42. ये गया 0.25 by 0.5, 1 by 2, and ये 2 by 1, तो ये भी गया 30 by 42. किसके साथ जाएगा? 0.714. उन्होंने ब्ला बाय ब्ला का रेशियो रखा है या 5 by 6 या ऐसा कुछ रखा है, या 10 3s are 30 and 3 14, 5 by 7 6 से जाएगा ना? अगर आप देख रहे हैं शायद 5 by 7 जैसा ही रेशियो था. एंड सेकेंडली 2, ये करंट सेंसिटिविटी का रेशियो है, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी. Voltage sensitivity Vs is phi by V. If you remember, it was band by Kr. तो वापिस बैंड बाय K सब लगाने का जरूरत नहीं है. बैंड बाय K was current sensitivity, so this is current sensitivity by R. तो voltage sensitivity 1 over voltage sensitivity 2 is current sensitivity 1 over current sensitivity 2 into R2 by R1. सस्ते में निपटाया मैंने. 5 by 7 ये है. R2 14 and R1 10. तो 7 2s are 14, 10 by 10, isn't it 1:1? चेक कीजिए. सही है. फिर 1:1 लिखना है या 1 लिखना है, आपकी मर्जी. ओके. एंड लास्टली अब मैं करने जा रहा हूं नंबर 14. एडिशनल में से है ये. सबसे पहले तो आपको बहुत ही शांति से पढ़ना पड़ेगा कि साला लिखा क्या है. अक्सर लोगों को यही पता नहीं चलता कि सर लिखा क्या है, क्योंकि इतना बड़ा साइज होता ना तो गुम हो जाती है पब्लिक कि सर इतना बड़ा था, पता ही नहीं चला क्या लिखा है, क्योंकि तुमको उसको खत्म करने की फिराक बहुत ज्यादा थी उसको समझने की जगह. सो न्यूमेरिकल 14 उन्होंने कहा है 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स है, सर्कुलर कॉइल्स X and Y of radius 16 cm and 10 cm respectively, lie in vertical plane containing north to south direction. अच्छा,
तो ये एक कॉइल है, कौन सा बड़ा है, एक्स, तो ये एक्स वाला कॉइल है, और लाल कलर में मैं वाई वाला कॉइल बनाऊंगा, दोनों का सेम सेंटर है, कॉन्सेंट्रिक बोला ना, तो इसका रेडियस है 10 सेंटी और इसका रेडियस है 16 सेंटी। ओके, अब आगे डेटा देखते हैं। मैं पहले लिख लूं आर एक्स इज 16 सेंटी, आर वाई इज 10 सेंटी। coil X has 10 turns, so in X is 20 turns, sorry. Coil X has 20 turns and carries a current of 16 ampere. IX is 16 amp. Coil Y has 25 turns and Y is 25 turns and carries a current of 18 ampere. The sense of the current in X is anti-clock. Anti-clock. And the sense of current in Y is clock. Okie dokie. Y में clock है, टिक 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 टिक, और इसको वो बोलते हैं। What is the magnetic field at the center? Okie dokie, no problem. सबसे पहली बात अंडरस्टैंड करें, इसमें करंट यहां जा रहा है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड, यू रिमेंबर रिंग हो तो उंगलियों से करंट दिखाओ, थंब मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, तो ये किधर जा रहा है, अंदर, जबकि इसका इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, बाहर। सो फॉर कॉइल एक्स बी बार, कॉइल एक्स में बी बार इज आउटवर्ड्स, एंड फॉर कॉइल वाई बी बार गोज इनवर्ड्स। तो सबसे पहली बात, ये बी एक्स और बी वाई ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर है एक बाहर है, डू यू अग्री, सब्ट्रैक्ट होंगे। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, सर कौन सा बड़ा लें, पता नहीं कौन सा बड़ा लें, तो जिसका नंबर ऑफ टर्न्स बड़ा हो, आई थिंक वाई का बड़ा है, तो बी नेट इज बी वाई माइनस बी एक्स, मतलब तुमने y को बढ़ा लिया, y कहां जा रहा था, इनसाइड, सो गोइंग इन, ये तुमने एक आइडिया लिया है। अगर तुम्हारा ये आंसर नेगेटिव आया ना, इसका मतलब तुमने जो डायरेक्शन लिया है वो उल्टा है, तो बाहर आएगा। तो यू रिमेंबर मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर मोनी वाई, तो म्यू नॉट एन वाई आई वाई बाय 2 आर वाई माइनस म्यू नॉट एन एक्स आई एक्स बाय 2 आर एक्स। I think mu naught by 2 will come common. Ny Iy, Ny 25 into Iy 18 by Ry. ये Ry 10 सेंटीमीटर है 16, तो 10 is to minus 2 भी बाहर ले ही लेंगे, so 10 into 10 is to minus 2 minus Nx 20 Ix 16 over Rx कितना है 16। Wow, if things can work out, it's lovely. 16 cut, 10 म्यू नॉट भी लगा देते, 4 pi into 10 is to minus 7, 25 into 18, I'm not sure कितना होगा, but 5 and this is 2, 5 18 5 जा 90, 90 by 2 is 45 and this is 20 and 45 minus 20 is 25, अभी 4 pi by 2 is 2 pi, ये आंसर पाई में चाहिए क्या, -7 plus 2, 25 2 50, 50 into 3.14, how much is that, 160 करीबन 157, मतलब वही, तो मुझे नेट आंसर मिल रहा है 1.57 into 10 raised to minus 3 टेस्ला, एंड आंसर पॉजिटिव है, तो गोइंग इनसाइड। इज एनीवन चेकिंग, नोबडी, 1.60, बी माय गेस्ट बड़ी, 10 raised to minus 3 ठीक है ना, yes sir, ऑलराइट। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म नहीं होता, नेक्स्ट लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं वो सारे खत्म करेंगे और फिर चैप्टर खत्म होगा।
तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर. We'll see each other next time. Ao Jo. Bye bye.